हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ का जो 2023 का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर दिया गया है। यह टेस्ट नंबर आपका 4 है। 3 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप जो है कि इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को देखिए, या फिर किसी वनडे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई? नेहरू, सेनगुप्त, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष बनी। ठीक है, कौन वो महिला है जो कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो वो बनी आपकी एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता वाला। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1917 में। इसमें जो है कि एनी बेसेंट जो है कि अध्यक्ष बनी थी। देखिए, एनी बेसेंट ये प्रथम विदेशी महिला थी। ठीक है, अगर बात की जाए महिलाओं में तो ये जो है कि विदेशी महिला थी। लेकिन ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि मतलब विदेशी महिला या देशी महिला, मतलब या भारत की हो या फिर मतलब विदेशी हो। ठीक है, तो केवल महिला पूछा जा रहा है तो उसमें हो जाएंगी एनी बेसेंट। ये 1917 वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था कोलकाता का, उसमें बनी थी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। इन्होंने जो है कि कब बना था? तो ये जो है कि 1925 ईस्वी में कानपुर का अधिवेशन था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर था, उसमें जो है कि ये अध्यक्ष थी 1925 में सरोजनी नायडू। देखिए, अगर भारत की पूछा तो सरोजनी नायडू हो जाएगी, या फिर विदेशी पूछा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, या केवल महिला पूछा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, भारत सरकार का जो मुख्य विधि परामर्शदाता होता है वो कौन होता है? तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या बोल सकते हैं भारत का महान्यायवादी। देखिए, ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, भारत सरकार की जो भी विधिक मामला है, ठीक है, उसमें जो है कि ये सलाह देते हैं। और हाई कोर्ट हुआ या सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये जो है कि भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के भी काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उसमें अगर गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो यही जाएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये उच्च न्यायालय हो या फिर आपका उच्चतम न्यायालय हो, ठीक है, उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, ये जो है कि भारत सरकार की ओर से ये प्रतिनिधित्व भी करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आज की डेट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये लोग आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। देखिए, एक बात और है, ये जो है कि अगर हम बात करें संविधान में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो संविधान का जो भाग 5 है उसमें जो है कि 76 अनुच्छेद है, वहाँ पे जो है कि इनका जो भारत के महान्यायवादी हैं इन पद का सृजन किया गया है, मतलब सृजन के बारे में वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 76 में भाग 5 में। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। व्यापार एवं माल निशान एक्ट पारित किया गया था 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1958 में। देखिए, व्यापार एवं माल निशान एक्ट ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका 1958 में। देखिए, इसका पर्पज क्या था कि जो व्यापार चिन्हों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा के लिए और व्यापारिक वस्तुओं पर कपटपूर्ण चिन्हों को उपयोग की रोकथाम के लिए जो है कि यह अधिनियम बनाया गया था, यह अधिनियम पारित किया गया था 1958 में। भाखड़ा नांगल परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस परियोजना से केवल पंजाब व हरियाणा लाभान्वित हो रहे हैं। इस परियोजना पर विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है। तीसरा है कि यह सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, पूछा जा रहा है कि इस परियोजना के
इस परियोजना से केवल पंजाब और हरियाणा लाभान्वित हो रहे हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए ये जो है परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, इससे जो है कि पंजाब, हरियाणा और इसके साथ साथ आपका दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान राज्य भी लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल पंजाब ही और हरियाणा इससे लाभ ले रहा है। इससे लाभ जो है कि पंजाब ले रहा है, हरियाणा ले रहा है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी ले रहा है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। देखिए इस परियोजना पर विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है। बिल्कुल सही है कि इस परियोजना पर विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है। क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहाँ बनाया गया है, तो वो बनाया गया है भाखड़ा नांगल परियोजना पर, भाखड़ा नांगल बांध पे, ठीक है। यह सतलुज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बिल्कुल सही है, ये जो है कि सतलज नदी पर यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, एक तो गलत है, ठीक है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अलावा दिल्ली हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ और राजस्थान हुआ, ये भी लाभ ले रहे हैं इस परियोजना का। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत में सोलास वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर, पालनी पहाड़ियों पर, विंध्याचल पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर। भारत में सोलास वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सोलास वन होते क्या हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सोलास वन की, तो देखिए ये जो है कि अन्नामलाई हुआ पड़ा है, अन्नामलाई पहाड़ी, पालिनी पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी। इन पर पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ना, उन्हीं को हम जो है कि सोलास वन कहते हैं। कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं? तो वो जो है कि आपका नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, पालिनी पहाड़ी, ठीक है। इन पर जो है कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उन्हीं को हम सोलास वन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला, दूसरा और चौथा पे पाए जाते हैं। पहला, दूसरा और चौथा कौन सा है? ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1968 ईस्वी में स्थापित दुधवा पशु विहार को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1 फरवरी 1977 को, 1 मार्च 1978 को, 1 फरवरी 1969 को, 1 फरवरी 1975 को। बात की जा रही है दुधवा नेशनल पार्क की, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल उद्यान, देखिए ये पहले जो है कि दुधवा पशु विहार था, ठीक है। ये जो है कि 1968 में इसको स्थापित किया गया था और उस टाइम पे इसका नाम क्या था? दुधवा पशु विहार, ठीक है। लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया आपका 1 फरवरी 1977 को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए दुधवा नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें, कहाँ पे सिचुएटेड है ये? तो ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है, यूपी में, ठीक है। लखीमपुर खीरी में पड़ता है, यूपी में, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिला में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? लोककाव्यम एवं तिरुकुरल। दूसरा दिया गया है कि अहनारू एवं परनानूर। तीसरा दिया गया है पदिद्रपत्रु एवं मदुरै कांची। चौथा दिया गया है कि शिल्पाधिकारम एवं मणि मैखले। पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तो वो थे शिल्पाधिकारम एवं मणि मैखले, ठीक है, ये थे। और अगर हम बात करें इन दोनों की रचना की, ठीक है, तो इन दोनों की रचना किसने किया है? तो इलांगो अडिगल किया है शिल्पाधिकारम की, और मणि मैखले की किसने किया है? तो इसका क्या है? शीतलैसत नार, ठीक है, शीतलैसत नार ने किया है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014, 25 दिसंबर 2014, 9 मई 2015, 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी?
देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, ठीक है, तो उस टाइम पे 15 अगस्त 2014 को उन्होंने लाल किले से इसकी घोषणा किए थे। 15 अगस्त 2014 को लाल किला से इसकी घोषणा किए। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014 से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चुनिए। देखिए सूची फर्स्ट में पठार का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में देश का नाम दिया है कि कौन सा पठार जो है कि किस देश में सिचुएटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें कोलोरेडो का पठार, तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपका यूएसए में है। लारेसिया का पठार कहाँ पे है, तो ये कनाडा में है। और किब्रले का पठार कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और तिब्बत का पठार जो है कि आपका चीन में है। देखिए इन सब सारों में अगर आपको ये पता है ना, तिब्बत का पठार कहाँ पे है, चीन में। डी का 3 ये है बिल्कुल। अगर ये पता है तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगर और सारे नहीं पता है तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिवस का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में तिथि का नाम दिया गया है। देखिए विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है कब, तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, केंद्रीय उत्पादन शुल्क 24 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1342 कौन सा है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में इसमें भी कुछ दिवस का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में तिथि का नाम दिया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। विश्व नगर दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसमें हो जाएगा 4312 4321 हो जाएगा, ठीक है। 4321 ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसमें 8 तो दिवस और तिथि हो गए, ठीक है। 8 क्वेश्चन इससे बन सकता है, आराम से बन सकता है, ठीक है। तो ये आप एक एक करके ध्यान दे दीजिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए ज्वालामुखी का नाम दिया गया है और देश दिया गया है, ठीक है, कि किस देश में कौन सी ज्वालामुखी है। देखिए सबनकाया ज्वालामुखी ये जो है कि आपका कहाँ पे, पेरू में है, ठीक है। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पे है, पेरू में है। माउंट एटना ये इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है कि मैक्सिको में है। और मेरापी ज्वालामुखी जो है कि इंडोनेशिया में है, ठीक है। देखिए ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वालामुखी जो है कि देखिए पृथ्वी के सतह पे क्या होता है कि एक दरार या मुख हो जाता है, ठीक है। और उसमें से पृथ्वी के मतलब भीतर से जो कि गर्म लावा, गैस, राख ये सब बाहर निकलते रहते हैं, वही होता है ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2143 कौन सा है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, ब्रुनोई,
कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला। पूछा जा रहा है कि कौन इन देशों में से कौन जो है कि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे जो है कि अवस्थित है। देखिए ये जो है आपका भूमध्य रेखा है और मैप में जो है कि इस रेखा पे कौन कौन सा देश अवस्थित है ये आपको इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से कौन कौन देश जो है कि अवस्थित है। देखिए अगर मैं बताऊं भूमध्य रेखा पे स्थित देश तो टोटल जो है कि आपके कितने हैं, लगभग 13 हैं सारा मिला करके। मान लीजिए स्थल एवं जल दोनों मिला करके जो है कि ये टोटल जो है कि 13 देशों से होकर के आपका भूमध्य रेखा गुजरती है। 13 देश कौन कौन से हैं तो देखिए आपका इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबोन है, कांगो गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, इंडोनेशिया है और साओ टाम और प्रिंसिप है, मालदीव है और किरीबाती है। ठीक है, ये जो है कि टोटल कितने देश हैं तो ये टोटल 13 देश हैं जो कि भूमध्य रेखा पे अवस्थित है। उसमें से देखिए कोलंबिया भी है, ठीक है, उसमें से आपका कोलंबिया है और कौन सा है, केन्या है। ठीक है, तो ये जो है कि 2 हैं। ठीक है, ब्रुनोई और वेनेजुएला नहीं है, तो कोलंबिया और केन्या है तो 2 और 3 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये सी ऑप्शन 2 और 3। ये याद कर लीजिएगा कि 13 देश जो है कि भूमध्य रेखा पे स्थित है। ठीक है, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कुलगाड़ी कुलगाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है तो ये है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया को जो है कि द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम क्या है, द्वीपीय महाद्वीप। देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने की खान है और कुलगर्ली बोल सकते हैं या फिर कुलगाड़ी, मतलब ये कुलगर्ली और कुलगाड़ी ये स्वर्ण नगरी है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, स्वर्ण नगरी के रूप में ये प्रसिद्ध है और ये दोनों खाने जो है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है, पल्सा, परिहिमानी, एस्कर, बहता जल, लेपिज, बहता हिम, पिंगो, हिमानी। पूछा जा रहा है सही सुमेलित है। देखिए पल्सा ये जो है कि परिहिमानी पहला ही आपका सही है। एस्कर एस्कर की हम बात करें तो ये जो है कि हिमानी निर्मित स्थलकृत है, बहता जल नहीं है। लेपिज की हम बात करें तो ये जो है कि आपका भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलकृत है और पिंगो की हम बात करें तो ये है आपका परिहिमानी स्थलकृत। ठीक है, पिंगो जो है कि परिहिमानी स्थलकृत है। तो ये 3 गलत हैं और सही कौन सा है, केवल ये एक पहला ऑप्शन। सिंगरेनी कोयला खाने स्थित है दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में, गोदावरी घाटी में। सिंगरेनी सिंगरेनी एक कोयला की खान है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये बताना है। तो देखिए सिंगरेनी, सस्ती, तंदूर, कोठागुडेम ये सब सारी जो है ना कोयला की खाने हैं। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के में जो गोदावरी घाटी है, ठीक, वहाँ पे ये सब सिचुएटेड है, वो ये सब स्थित जो है कि वहाँ पे है। ठीक है, और देखिए गोदावरी घाटी का जो कोयला होता है ना वो निम्न कोटि का कोयला होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो ये डी ऑप्शन गोदावरी घाटी में है। मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है, बीमा व्यवसाय से, आयात निर्यात से, शेयर बाजार से, बैंकिंग व्यवसाय से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मंदड़िया और तेजड़िया। ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये शब्दावली जो है कि किससे संबंधित है, तो ये शब्दावली जो है कि आपका शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें तेंजड़िया की, तेंजड़िया हो मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए शेयर अथवा कमोडिटी बाजार में ऐसे सदस्य होते हैं जो कि बाजार में क्या सोचते हैं कि भाव बढ़ने की आशा करते हैं, कि मतलब बाजार का भाव जो है कि बढ़ जाए, कि देखिए वो खरीदारी भी करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि बाजार का भाव बढ़ जाए, मतलब ये उम्मीद करते हैं कि बढ़े हुए दाम पर वो क्या करें, बेच करके वो लाभ कमा सकें। उन्हें हम तेंजड़िया कहते हैं। ठीक है, अगर मंदड़िया की हम बात करें तो इसके बिल्कुल विपरीत है। देखिए ये बाजार में क्या सोचते हैं कि ये मंदी की आशा करते हैं, कि मतलब मंदी आ जाए बाजार में। ठीक है, तो ये मंदी की आशा करते हुए
बिकवाली करते हैं और भविष्य में कम दाम पर खरीद कर लाभ कमाने की ये उम्मीद करते हैं। देखिए तेजड़िया ये सोचता है बाजार के भाव बढ़ जाए कि हम लाभ कमा लें, और ये सोचता है कि बाजार के भाव गिर जाए कि हम उससे लाभ कमा लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शेयर बाजार से, सी ऑप्शन सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें से पूछा जा रहा है कि इन सब कथनों में से सही कथन कौन से हैं। देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन था 1951 से 56 तक था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि को उच्च प्राथमिकता देना था। ठीक है, तो ये सही है कि इस योजना में जो कि कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए यह जो है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी, ये जो है कि योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किस पे आधारित थी, तो ये हैराड डोमर मॉडल पे आधारित थी। तो ये हो जाएगा आपका गलत, तो केवल हो जाएगा कि केवल दो सही है। देखिए पीसी महालनोबिस पे कौन सी, मतलब इस मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो इस मॉडल पे जो है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जो कि 1956 से लेकर के 1961 तक चली। तो आपको ये जो पीसी महालनोबिस है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल पे आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, तो ये हैराड डोमर मॉडल पे आधारित था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पतियों के संदर्भ में सही है। यह 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। दूसरा कि ये वन अधिक घने होते हैं परंतु सतह पर झाड़ियों की उत्पत्ति होती है। सतह पर झाड़ियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसमें से आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पतियों के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। जो आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पतियां हैं ये जो है कि 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और ये वन जो है कि अधिक घने नहीं होते हैं, ये वन जो है कि अधिक घने नहीं होते हैं, लेकिन सतह पर जो है कि झाड़ियों की उत्पत्ति होती है इनसे। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किसके तहत किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982 के तहत और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है कि किसके तहत किया गया, तो ये किया गया था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, 1972 के तहत जो है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। देखिए 1986 में कौन सा अधिनियम है, तो ये जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। 1980 में कौन सा है, तो ये जो कि वन संरक्षण अधिनियम है। 1982 में कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा कि 1982 में कोई संरक्षण अधिनियम है या नहीं है। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, कि 1982 में कौन सा अधिनियम मतलब काम करता है, मतलब कौन सा अधिनियम है ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, सेप्टिमिसिया। पूछा जा रहा है कि जो ब्लड में जो WBC होता है ये जो है कि इसकी अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाती है तो उसकी उपस्थिति में रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ल्यूकेमिया इसे हम रक्त कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, जो ब्लड कैंसर जिनका होता है सेम यही चीज़ होता है कि उनके ब्लड में जो है कि WBC की जो मात्रा होती है वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है, उसे ही हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है मैं नहीं बल्कि आप किस योजना का आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय सेवा योजना, संपदा योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, कल की योजना। मैं नहीं बल्कि आप, ये जो है कि मतलब किस योजना का ये आदर्श वाक्य है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमें पहले तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं वीडियो लाऊं या वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट,
ठीक है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे पेज है हमारा स्टडी विद श्री, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट, ये दोनों इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है। टेलीग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री। तो आप इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। देखिए इन सब का जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।